हमारे पास ओवरहॉलिंग के नतीजे में मिलने वाले इनफ्लोज भी नहीं एडजस्ट हो गया। ऐसा सर एक स्टेप हम आगे जाते हैं जनाब, और फिर हमने आज इंशाल्लाह ताला इसके 2 पास पेपर्स के क्वेश्चंस देखने। ठीक है, हमारी क्लास कौन सी है आज? क्लास 4। ये तो हम पिछले 2.5 हफ्ते से क्लास से ले रहे हैं, तो बस हमारे सिर्फ क्लास 4 हुई है। कितनी 2-3 हफ्ते तो हो गए ना क्लासेस शुरू हुए हैं? 22 से हुई। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरा एक सवाल है तुमसे, और तो सुनना। देखो एग्जामिनर तुम्हें कुछ चीजों में ना घुमाएगा। काशिफ के पास है सर आकाश की गाड़ी की चाबी, लेकिन काशिफ उससे ट्रेड लेके देगा, बताना नहीं उसको। ऑफिस जाना है, काशिफ से रब्ता करें। सर बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, मुझे एक चीज ये बताओ सर, मेरे पास एक एसेट है जिसकी यूजफुल लाइफ 4 साल बाकी है। कितनी? 4 साल बाकी। आज हम यहाँ खड़े 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल। 4 साल बाद एसेट खत्म हो जाएगा। बोर्ड पे देख रहे तमाम लोग, कोई बंदा इधर उधर देखते हुए नजर नहीं आया मुझे। ठीक है जी, 4 साल बाद एसेट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। सर इस एसेट की कैरिंग अमाउंट है 100 रुपए। कितने जी? 100 रुपए। अब और तो सुनना सर, इस एसेट में हमें हर साल 20-20 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा मेंटेनेंस का। किसका? मेंटेनेंस का खर्चा समझते हो क्या होता है? 3 किस्म के खर्चे होते हैं, रिपेयर्स, मेंटेनेंस और ओवरहॉलिंग। ऐसा? गौर से सुनना सर, मेरी मोटरसाइकिल है, वो 1 लीटर में से 15 किलोमीटर की माइलेज देती है। ऐसा कितने में से कितने देती है? 25 किलोमीटर। ठीक है, 25 किलोमीटर की माइलेज देती है मेरी मोटरसाइकिल। एक लीटर डलवाता हूँ ना, तो कितने किलोमीटर चल जाता है? 25 किलोमीटर चल जाता है। ऐसा? गौर सुनना सर, एक दफा जो है वो गाड़ी में खराबी आ गई, ये माइलेज जो है वो 15 से 10 किलोमीटर पे आ गई। कितने पे आ गई? 10 किलोमीटर पे आ गई। गौर से सुनना, हम आ गए नीचे, कितने पे आ गए? 10 किलोमीटर पे आ गए। हम गए एक मैकेनिक के पास, हमने कहा भैया इसको जरा सही कर दो, ये 25 से 15 पे आ गई है, 25 से 10 पे आ गई है, नीचे आ गई है। यानी क्या हो गई है? खराब हो गई है। इसको क्या करना है? सही करना है। सर मैकेनिक ने मुझसे 5,000 रुपए लिए और उसको सही करके दे दिया। अब ये दोबारा कितने पे चलती है? ये खर्चा जो तुम्हें दोबारा 25 पे ले आया, ये क्या कहलाता है? ये रिपेयर्स है। क्या ये? रिपेयर्स है। रिपेयर्स को आप इमीडिएटली क्या करोगे? एक्सपेंस आउट। क्या कर दोगे? जैसे रिपेयर का खर्चा आएगा आप इसको एक्सपेंस आउट कर दोगे। डन। फिर उसने कहा यार तुम अल्लाह के बंदे, जब ये गाड़ी चलाते हो तो थोड़ी इसकी प्रॉपर ट्यूनिंग करवाया करो, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग किया करो इसकी प्रॉपर्ली। मैंने कहा अच्छा, मतलब इसको मेंटेन करना पड़ेगा। उसने कहा 25 किलोमीटर जब चलेगा, जब ये खर्चा तुम साथ साथ में करते जाओगे। तो मुझे एक बात बताओ, अब वो मुझसे 2,000 रुपए हर महीने के लेता है और मेरी गाड़ी 25 किलोमीटर पर चलती है सुकून से। ये क्या है सर मेरे पास? ये मेंटेनेंस है। तो रिपेयर्स और मेंटेनेंस दोनों को आप क्या करोगे? इमीडिएटली एक्सपेंस आउट कर दोगे। क्या करोगे? इमीडिएटली एक्सपेंस आउट कर दोगे। बात समझ आती है? फिर सर एक आया, उसने कहा जनाब आप एक काम करें, गाड़ी पे थोड़ा खर्चा करें तो इंशाल्लाह ये 35 किलोमीटर देना शुरू कर देगी। कितनी? 35 किलोमीटर देना शुरू कर देगी। ठीक है जी। तो मैंने कहा अच्छा। उसने कहा सर इसके अंदर एक नया पुर्जा डलेगा और ये गाड़ी 25 से 35 पे चली जाएगी। मैंने कहा ठीक है यार कर दो, तो बड़ा जबरदस्त फायदा हो जाएगा। अब बताओ ये जो खर्चा क्या कहलाता है? ये ओवरहॉलिंग कहलाता है। ऐसा? ये कैपिटलाइज होता है। क्यों? क्योंकि इस खर्चे के बाद आपको ओरिजिनल परफॉर्मेंस से ज्यादा परफॉर्मेंस मिलना शुरू हो जाती है। ऐसा? अब बताओ कौन कौन से खर्चे एक्सपेंस आउट करोगे? रिपेयर्स, मेंटेनेंस और अब बताओ वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करते हुए रिपेयर्स एक्सपेंस को कैश फ्लो में डालोगे? हाँ डालेंगे, क्योंकि रिपेयर एक्सपेंस ऐसा एक्सपेंस करना पड़ेगा। मेंटेनेंस के खर्चे को डालोगे? यस सर डालेंगे सर। लेकिन सर ओवरहॉलिंग को नहीं डालेंगे। ओवरहॉलिंग को अब बताओ सर, मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछना चाह रहा हूं और सुनो। हमारा एक एसिड है जिसकी यार अभी हमें इतना टेक्निकल तो जाना ही नहीं है ना। अभी तुम नन्ना मुन्ना स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है हमें कद्दू नहीं पता। ठीक है जी।
आगे बताऊंगा। बैलेंस शीट जिसको कहते हैं, वो बात सही कह रहा है बच्चा, लेकिन चूंकि अभी क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये चीजें नहीं आइडिया, तो मैं भी उसमें उसको कुरेद नहीं रहा। दोबारा आता हूँ सर, मेरे पास एक एसेट है जिसकी लाइफ कितनी है, 4 साल। सर मुझे कहा जा रहा है कि हर साल आपको इस एसेट के कुछ पुर्जे चेंज करने पड़ेंगे ताकि ये 4 साल तक चल सके, ताकि ये 4 साल तक। ये मेंटेनेंस है, ओवरऑलिंग मेंटेनेंस है। क्यों? क्योंकि सर 4 साल तक चलाने के लिए कुछ खर्चे करने हैं, कुछ पुर्जे रिप्लेस करने हैं। एग्जामिनर कह रहे हैं कि भैया अगर आपने काम किया, तीसरे साल में एक बड़ा खर्चा करवाया, ठीक है जी, जिससे एसेट की यूजफुल लाइफ 2 साल मजीद बढ़ गई। अब ये क्या जनाब, तो किस चीज को हमने नहीं लेना, कैश फ्लोज में, ओवरऑलिंग को नहीं लेना, लेकिन मेंटेनेंस को लेना है और रिपेयर्स को भी लेना है। ऐसा है, ये फौरन नोट करो, शाबाश। कोई फ्यूचर ओवरऑलिंग नहीं लेनी, लेकिन फ्यूचर मेंटेनेंस और फ्यूचर रिपेयर के खर्चे लाजमी लेने। चले जी, ये याद रहेगी समरी। क्या आपने रिपेयर्स को लेना है, आपने और क्या करना है सर? कर लिया कॉपी, पढ़े एक से आगे। फ्यूचर ओवरऑलिंग को आपने नहीं लेना कैश फ्लोज के अंदर, सेट है। बड़े एक से आगे। बढ़ जाए मेरे बच्चों। अभी तक आपने क्या क्या कवर कर लिया है? हमने इंटरेस्ट नहीं लेना, हमने इनकम टैक्स नहीं लेना, हमने फ्यूचर ओवरऑलिंग नहीं लेना, ओवरऑलिंग का आउटफ्लो नहीं लेना, और फ्यूचर ओवरहॉलिंग के नतीजे में मिलने वाले इनफ्लोज भी नहीं लेने। लेकिन हैविंग सेड दिस, आपने एक्सपेक्टेड रिपेयर्स को लेना है और एक्सपेक्टेड मेंटेनेंस को लेना है। ऐसा। अब मेरा एक सवाल है, सुनना सर। हमारी एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की लाइफ है 20 साल। बिल्डिंग की लाइफ कितनी है? 20 साल। लेकिन सर हमसे ये कहा गया है कि जनाब आप हर तीसरे साल इस बिल्डिंग की इंस्पेक्शन करवाएंगे ताकि ये सस्टेन रह सके, कोई खराबी हो तो हम सही कर सकें उसको। क्या ये मेंटेनेंस में आएगा? यस सर। हमसे कहा जा रहा है कि जनाब आपने हर 3 साल बाद इस पूरी बिल्डिंग की फ्यूमिगेशन करवानी है। मेंटेनेंस में आएगा सर? रिपेयर्स में डाल दे, मेंटेनेंस में डाल दे। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये इंक्लूड करना है या नहीं करना है, ऐसा कैश फ्लोज की कैलकुलेशन में इंक्लूड करना है या नहीं करना। अब मुझे बताएं सर, मुझसे कहा जा रहा है कि आपने हर चौथे साल टाइल्स चेंज करनी है। अगर आप चाहते हो कि बिल्डिंग 20 साल खड़ी रहे तो हर चौथे साल आपने क्या करना है?
पहले चेंज कर, मिसाल दे रहा हूँ, क्या ये मेंटेनेंस है? यस सर। आपसे कहा जा रहा है कि जनाब अगर आपने 20 साल बिल्डिंग को मेंटेन रखवाना है तो आपने हर 5वें साल बुनियादों में कुछ जो है वो स्टील ऐड करना होगा। क्या ये मेंटेनेंस है? अब बताओ एग्जाम में ओवरहॉलिंग और मेंटेनेंस को पहचान लोगे? मेंटेनेंस क्या होगी? एक्सपेक्टेड लाइफ के ऊपर चलने के लिए ये खर्चे जरूरी होंगे। ओवरहॉलिंग जरूरी खर्चा नहीं होगा, ओवरहॉलिंग से परफॉर्मेंस क्या हो जाए, हो रही होगी, बेहतर होगी, हम उसको क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। डन। चलो 4 कैश फ्लोज हो गए, आखिरी 2 चीजें रह गई है बस। इसके बाद आप जो पास पेपर का सवाल उठाएं आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वो स्टील ऐड कर रहे हैं, स्टील ऐड कर रहे हैं, क्या उसको यूजफुल लाइफ पे चलाने के लिए स्टील ऐड करना जरूरी है? अगर वो नेसेसरी खर्चा तो मेंटेनेंस है, अगर वो नेसेसरी खर्चा नहीं है तो ओवरऑल, ठीक है, वो ओवरऑल, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन के अंदर आज तक ICAP के एग्जामिनर ने सब्जेक्टिव चीज नहीं पूछी जहां आपको सोचना पड़े और आप डाउट में आ जाओगे यार ये लूं या ना लूं, ऐसा नहीं पूछा उसने। आपके लेवल पर उसने आज तक क्या किया है, क्लियर कट चीजें पूछी है आज तक, मुस्तकबिल का नहीं, ठीक है ना। मैं पढ़ा तो मैं उसके रहूंगे, अगर कोई ऐसी चीज आ जाए तो तुम उसके लिए रेडी हो। सर इम्पेयरमेंट खत्म, अगर जो ग्रिड है इम्पेयरमेंट IAS 16 23, मैं यहाँ तुम्हारे सामने लिख लेता हूँ, IAS 16, IAS 36, IAS 23, IAS 40। सर इनसे सेफली 50 मार्क्स का पेपर बनता है। अगर हम पूरे कोर्स में, मिसाल के तौर पर मैं अपना पूरा कोर्स देखूं ना और मुझे 100 क्लासेस चाहिए ना, तो इंसाफ की बात यह है कि इसको हमने कम से कम आधा टाइम जरूर देना है, ठीक है जी। इसके बाद जो कैश फ्लोज बचते हैं, इसके बाद जो वो बचता है आपके पास NPO बचता है, इसके बाद आपके पास रेशोज बचता है और IAS 33, ठीक है जी, और एरर्स, ठीक है जी। इसमें ये 3 एक तरफ कर दो, ये आपके तकरीबन सर 30 से 35 मार्क्स करेंगे, ठीक है जी। बाकी ये 15 मार्क्स का टेस्ट होता है तो, ठीक है। अच्छा इसको पहले मैं कंप्लीट कर लूँ फिर मैं जवाब देता हूँ। तो मुझे एक बात बताओ सर, मैं कम से कम ना आधा टाइम इसके ऊपर जरूर लगाऊंगा। देखो एक चीज याद रखो, अगर किसी बच्चे के ये 2 एरियाज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ना, अनलेस को उसको माँ की बदुआ, क्या हो, माँ बाप की बदुआ हो कि अल्लाह करे जिंदगी में तू जलील होता रहे, तो वो फेल हो जाएगा। अदरवाइज इन 2 एरियाज में बहुत स्ट्रांग अगर काम किया हो ना तो आप आराम से पास हो सकते हो। कैश फ्लोज और NPO के नंबर ऐसे होते हैं कि ये एक एवरेज बच्चा निकाल ही लेता है। क्यों? कैश फ्लोज अगर 15 मार्क्स का आएगा ना तो हर एक स्पेसिफिक कैश फ्लो का एक नंबर होगा, 8-10 नंबर एक एवरेज बच्चा इसमें से निकाल लेता है। इन सवालों का सबसे बड़ा मसला ये है, या तो ये शुरू होते हैं या शुरू ही नहीं होते। शुरू होते हैं तो बंदा कुछ ना कुछ करके आधे पौने मार्क्स निकाल लेता है। कैश फ्लोज में सबको पता है कि यार प्रॉफिट ऊपर रखना है, इसका आधा नंबर होगा, ठीक है जी। वर्किंग कैपिटल की चेंजेस निकाल लोगे, इसके कुछ नंबर मिल जाएंगे। PP खरीदना बेचना है, इसके नंबर निकल आएंगे। सर लोग कवर कर लेते हैं, अच्छा खासा हिसाब किताब निकल आता है इसमें से। मैं सर इन 4 स्टैंडर्ड्स पे टाइम लगाऊंगा, ठीक है। और हमारा बेंचमार्क क्या है कि हमने इसको खत्म कर लिया अच्छे से नहीं, हमारा बेंचमार्क ये कि पिछली तकरीबन 10 अटेम्प्ट जो गुजरी है उसमें से अगर एक पास पेपर भी तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा, इसका मतलब है हमने इसमें अप्रोप्रिएट तरीके से काम नहीं किया, ठीक है। ये हमारा क्या है, बेंचमार्क। थोड़ा तामुल और सुकून से बैठना है, ये खत्म कर दिया वो खत्म कर दिया, ये वाला सीन ये वाली कहानी नहीं करनी। मैं खत्म नहीं करूंगा, मैं पढ़ा के तरीके से कंप्लीट करके जाऊंगा, ठीक है। टारगेट नहीं रखूंगा कि 3 क्लासों में ये निकालना है, 2 क्लासों में निकालना है। लास्ट टाइम मैंने इम्पेयरमेंट में कोई 11 क्लासें लगाई थी, आपके साथ मुझे कंपैरेटिवली कम क्लासेस लगेगी। क्यों? एक तो आप इंट्रो पढ़कर आ रहे हो, थोड़ा बहुत आपको आइडिया है कि पीक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है। पहले वालों को तो ये भी बताना पड़ता था, पहले वाले तो हमने यहाँ से शुरू किया था, ये बोलड़ो आया, ये बोलड़ो आया, ठीक है जी। तो यहाँ से हमने शुरू किया था, ठीक है जी। पहले उनको बताया प्लांट क्या होता है,
मुझे पहले प्लांट में तो ये फील होता है, प्लांट क्या पौधा वौधा भी क्या, उसकी भी अकाउंट नहीं। तो आप थोड़े से जो है वो पिछली अटेम्प्ट के बच्चों से ज्यादा जो है वो चीजें देख कर आ रहा हूँ, एटलीस्ट हमें एक कंफर्ट है। मैं कॉस्टिंग में भी फर्क देख रहा हूँ, मैं FAR2 में फर्क देख रहा हूँ यार, यकीन करो मैं तो खून खौल जाता था, खून खौल जाता। एक बंदे को मैं कह रहा हूँ पैसा आया, तो कह रहा पैसा आया कैपिटल आया। मैंने कहा बेटा दोनों आया, तो दोनों डेबिट करें। हाँ पौधे का स्टैंडर्ड है वो, अगली अगली अटेम्प्ट में ही आपने पढ़ना है IAS 41, ठीक है ना। वो पौधा जो बार बार फल देता है, ठीक है जी, उसकी अकाउंटिंग अलग है। वो पौधा जो एक दफा फल देने के बाद फिर फल नहीं देगा, उसकी अकाउंटिंग अलग है, ठीक है जी। दरख्त पे आम लटक रहा है, इसकी अकाउंटिंग अलग है। आम कट के गिर गया, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन खत्म, आम गिरा है बेटा, तू क्या सोच रहा है, उसकी अकाउंटिंग अलग है। आम को आपने दो धागे इसमें एक स्टिकर लगा दिया अनवर अटोल, इसकी अकाउंटिंग अलग है, ठीक है जी। इससे पहले अल्लाह वास्ते काम होता है, ठीक है। हमारे टाइम पे देखो, अभी हम थोड़ी फजूल डिस्कशन में निकल जाएंगे। हमारे टाइम पे हम डॉक्टर के पास जाते थे, उसके पास एक ही सिरिंज होती, सबके वो दे रहा होता, ठीक है। बाद में लोगों को लगा कि यार इससे बीमारी हो रही है, तो अब क्या होता है ना, लगा लगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ जाए, चलो। स्टील की सिरिंज होती थी उसके पास, दूर से खौफ आ रहा होता था ये यार, और डॉक्टरों का फेवरेट पेशा यही होता था, चल भाई उल्टा अच्छा चलो खैर, क्या देख लो दोस्त, मुझे एक चीज ये बताओ यार, एक तो ये बीच में लगा हुआ है टिकटॉक का, दरमियान से नजर ही नहीं आ रहा होता, ये पीछे वाले बच्चे करके आ रहे हैं। चलो खैर दोबारा आते हैं सर, एक छोटी सी चीज, मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड पे फोकस, बोर्ड पे फोकस, सारी चीजें छोड़ दो यहाँ देख लो। मुझे एक बात बताओ, मैंने एक एसेट खरीदा 2001 जनवरी में, इसकी लाइफ 5 साल है, कितने साल, 5 साल, चला लिया मैंने, एक साल चला लिया, अब लाइफ कितनी रह गई है, 4 साल, 1 2 3, और जो साल आपने चला लिया, कंप्लीट कर लिया, ये क्या बन गया, पास्ट। जो जाके आगे चलाओगे वो क्या है, फ्यूचर। वैल्यू इन यूज किस चीज की प्रेजेंट वैल्यू है, फ्यूचर कैश फ्लोज की, पास्ट कैश फ्लोज की नहीं, ऐसा। अब सुनो, लास्ट ईयर हमने कुछ सेल्स की थी, क्या की थी, सेल्स की थी। ये सेल्स किस चीज से की थी, इसी मशीन से जो स्टॉक प्रोड्यूस हुआ था उसको हमने बेचा था, कब, लास्ट ईयर। सर हमने सेल्स की थी 200 रुपए की, 200 में से 170 रुपए मिल गए, 30 रुपए रिसीव नहीं हुए, ये क्या बन गए, रिसीवेबल। ये कब मिलेंगे, मे भी अगले साल मिल जाए, ऐसा। अब बताओ ये फ्यूचर कैश फ्लो है या पास्ट कैश फ्लो, फ्यूचर कैश फ्लो है, पास्ट कैश फ्लो। तो मैं ओपिनियन मांग रहा हूं ना, कितने लोग समझते हैं फ्यूचर का कैश फ्लो है, कितने लोग समझ रहे हैं पास्ट का कैश फ्लो है, तो बाकी क्या है इसको मतलब क्या समझ रहे हैं, ओपिनियन तो रखो यार। सर ये बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब है, रिलेटेड टू पास्ट है लेकिन है फ्यूचर नहीं। सर सुन, मेरा सवाल है, वैल्यू न्यूज का मतलब क्या होता है, एसेट को फ्यूचर में चला के जो कैश फ्लो मिले, ऐसा याद आ रहा है, फ्रॉम द यूज ऑफ एसेट। तो क्या ये कैश फ्लो के लिए एसेट का फ्यूचर में चलना जरूरी है, नहीं सर। अगर आप पहले साल के एंड पे एसेट को बेच भी देना, तब भी ये 30 रुपए आप अपने कस्टमर से जाके मांगेंगे, ऐसा। आपने कस्टमर के पास गए, यार वो आपको मैंने पिछले दिन पकौड़े बेचे थे ना, तो वो 30 रुपए दे रहे, उसने कहा अच्छा कढ़ाई कहाँ गई, हमने कहा वो बेच, उसने कहा कढ़ाई बेच दी तो मैं पैसे भी नहीं दे रहा, ऐसा तो नहीं होगा ना, नहीं सर। वो आपको क्या करेगा, पैसे जरूर देगा। इसका मतलब है सर ये 30 रुपए आपको मिलेंगे चाहे एसेट फ्यूचर में यूज हो या ना हो। तो मुझे बताओ सर, क्या इसको वैल्यू इन यूज में लेना चाहिए, नहीं सर। इसका मतलब है ऐसे रिसीवेबल्स जो कि पास्ट से रिलेट करते हो और सर कैश में कन्वर्ट हो फ्यूचर में जाके, ऐसे रिसीवेबल्स जो कि पास्ट से पर्टेन करते हो
और कैश में कन्वर्ट हो कब? फ्यूचर में जाके हम उसको वैल्यू यूज की कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। ये बात समझ आती है? क्यों? क्योंकि सर इसका फ्यूचर में एसेट के यूज से कोई ताल्लुक है ही नहीं। ऐसा है? ये हमारे पास पांचवा पॉइंट हो गया। इंटरेस्ट नहीं लेना, टैक्स नहीं लेना, फ्यूचर ओवरऑलिंग नहीं लेनी, फ्यूचर ओवरऑलिंग के नतीजे में मिलने वाले इनफ्लोस नहीं लेने, 5 रिसीवेबल्स जिसके अगेंस्ट कैश फ्यूचर में रिसीव होगा वो भी। कॉपी कर लो, मैं दोबारा बता रहा हूं जी बेटा। मैं दोबारा लाइन बोल देता हूं सर। पास्ट में पास्ट रिसीवेबल्स जो कि कन्वर्ट होंगे कैश में कब? फ्यूचर में, वो आपने नहीं लेने वैल्यू उसकी कैलकुलेशन। ठीक है जी। मैं वैल्यू उसकी कैलकुलेशन में रिकॉर्ड नहीं करता, मैं तो सिर्फ इसलिए करता हूँ चेक करने के लिए कि एसेट इम्पेयर्ड है या नहीं है, तो मेरी मेमोरेंडम कैलकुलेशन है। ठीक है बड़े हम आगे है मेरे प्यारे बच्चों, इसका फायदा ना उठाओ। ये मुझे नजर नहीं आ रहा कुछ, मैं यहाँ सामने से आपको देख नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा फोकस यहाँ रखना है। ठीक है बड़े हम आगे दोस्त, दोबारा दोबारा सामने सर मुझे एक चीज बताओ, हमने लास्ट ईयर इस एसेट से 200 रुपए का सामान बेचा है, बनाया किससे था? इस एसेट से बनाया। डन। ये मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कढ़ाई है, ठीक है जी। हमने 150 रुपए की कॉस्ट लगा के पकौड़े बनाए, कितने में बेच दिए? 200 रुपए में बेच दिए। डन। 200 रुपए में जिस बंदे को बेचे ना, उसकी जेब में 170 रुपए थे, उससे दे दिए, उसने कहा बाकी 30 रुपए अगले साल दूंगा। डन। मुझे बताओ ये जो पकौड़े इसने खाए ये किस साल से पर्टेन करते थे? पिछले साल से। ये पैसे कब देगा 30 रुपए? क्या वैल्यू न्यूज कैलकुलेट करते हुए मुझे ये 30 रुपए लेने चाहिए? 2 ये रिसीव पहले साल में होंगे? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर ये एसेट के फ्यूचर यूज से पर्टेन नहीं करते। हम क्या कह रहे हैं? वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज का मतलब वो कैश फ्लो जो फ्यूचर में एसेट को यूज करके जनरेट होंगे। ये 30 रुपए के लिए एसेट का फ्यूचर में यूज होना जरूरी नहीं है, ऐसा? ये आपको हर हाल में मिलेंगे। इवन अगर एसेट बेच भी दोगे तब भी मिलेंगे, तो आप उसको वैल्यू यूज की कैलकुलेशन में ना लेना। डन। अच्छा जी, अब इसी तरह सर ये पकौड़े बने कितने के थे? 150 रुपए के। बेचे कितने में हमने? इस कॉस्ट में से हमने 140 रुपए पे कर दिए थे और 10 रुपए क्या थे? पेबल थे। ये हमने कब पे करने? ये हमने नेक्स्ट ईयर पे करने, ऐसा? लेकिन ये अमाउंट जो हम पे कर रहे हैं किस साल से पर्टेन करता है? पिछले साल से पर्टेन करता है। क्या इसको वैल्यू न्यूज की कैलकुलेशन में आना चाहिए? तो बताओ क्या क्या आपने वैल्यू न्यूज की कैलकुलेशन में एक्सक्लूड करना है? वो तमाम रिसीवेबल्स जो कि अगले साल कैश में कन्वर्ट होंगे नहीं लेने वैल्यू न्यूज की कैलकुलेशन। वो पेबल्स जो अगले साल कैश में पे होंगे वो भी आपने वैल्यू न्यूज की कैलकुलेशन में नहीं लेने। याद रखना ये रिसीवेबल और पेबल दोनों पर्टेन करते हैं पास्ट परफॉर्मेंस से, पास्ट से। इसके लिए एसेट का फ्यूचर में चलना जरूरी नहीं है, ऐसा? पक्का? खत्म हो गया सर। 6 कैश फ्लोज आपको पता होने चाहिए थे जो आपने क्या करना है? एक्सक्लूड करना है। पहला इंटरेस्ट, दूसरा टैक्स, तीसरा फ्यूचर ओवरऑलिंग का आउटफ्लो, फिर फ्यूचर ओवरऑलिंग की वजह से इनफ्लोज, वो तमाम रिसीवेबल्स जिनके अगेंस्ट कैश फ्यूचर में रिसीव होगा, वो तमाम पेएबल्स जिसके अगेंस्ट कैश फ्यूचर में पे होगा। हमने 6 के 6 क्या करने? इग्नोर करने। बाकी इसके अलावा जो भी कैश पेमेंट रिसीव होगा वो दोनों आपने क्या करने? लेने हैं, ऐसा? अब मुझे बताओ अगर हम 4-5 पास पेपर्स के सवाल ऊपर नीचे कर ले तो हमारी जितनी चीजें हमने हवा में पढ़ी है ना, 20 वक्त कॉन्सेप्ट जमा किए, वो प्रैक्टिकली नंबर्स में आ जाएंगे, ऐसा है? तो इसको कॉपी करें तो मैं एक स्टेप आगे बढ़ूं और एक छोटा सा सवाल आपके साथ देखूं। वो मैं दोबारा लिखवा देता हूँ।
देखो ये बेटा पर्टेन करते हैं किससे, पिछले साल से, ठीक है ना। इसके लिए एसेट का फ्यूचर में चलना जरूरी नहीं है। तो वैल्यू न्यूज क्या होती है, एसेट को फ्यूचर में चलाने की वजह से जो कैश फ्लो आएगा वो आपने लेना, ठीक है ना। देखो मुझे एक बात बताओ, लास्ट ईयर से स्टॉक प्रोड्यूस किया था, उस पर 150 रुपये का खर्चा आया था, उसमें से हमने 140 रुपये पे कर दिया, मटेरियल लेबर ओवरहेड वाले को 10 रुपये पे, नहीं 10 रुपये कब पे करने, अगले साल पे करने। क्या अगले साल ये 10 रुपये पे करने जाओगे, ये फ्यूचर से पर्टेन करता है, पास्ट से पर्टेन करता है, तो इसलिए हमें इसको इग्नोर करना, ठीक है। और बेटा आवाज कैसे सही आएगी, मतलब क्या करूं मैं और इसमें, भाई आवाज सही आ रही है? ये तो वो वाले माइक है जो टिकटॉकर यूज करते हैं यार, रोड का माइक है ये। हाँ मैं यूज करने मजबूर है, हम क्या कर सकते हैं। चलें जी हम आगे जाएं। आपने ये जो मखसूस कौम है टिकटॉकर्स की, ये चौथी कौम है, ठीक है जी। मर्द औरत के बाद एक चीज ट्रांसजेंडर होते हैं, और ये चौथी मखसूस कौम दरियाफ्त हुई है, टिकटॉकर्स हैं। हाँ हाँ कितने 72 जेंडर्स होते हैं। तो फिर एक सवाल उससे और भी होना चाहिए कि भाई हम कौन सा जेंडर है? तो कैसे क्या देख के बताएगा? वो तो बाद होगा, कुत्तों वाली फीलिंग आती है भाई। गलत बात है यार ये, इस हिसाब से तो हमें वैशी होना चाहिए था। मजाक कर रहा हूँ भाई, दिल पे नहीं ले लेना। चलो जी आगे बढ़ो दोस्त। ये वैसे कुछ ऐसी चीजें जो मैं एक दफा दुबई में था, तो एक शोशा दोस्तों ने छोड़ दिया कि चलो जाके ना एक वो टेस्ट कराते हैं कि हमारी एथनिसिटी क्या है, हमारे पेरेंट्स कहाँ से आए थे। तो वो एक वो थूक का जो है वो स्लाइवा लेके आपका वो टेस्ट करते हैं और पता कराते हैं कि 25,000 रुपए का टेस्ट था। उस वक्त पैसे बहुत ज्यादा आ रहे थे, ठीक है ना, कोई 10-10 लाख रुपए महीने के हमें मिलते थे, उस पर सेकंडमेंट पे थे हम, और काम था कंपनी के उस पर गए हुए थे। तो हमने कहा यार करा लेते हैं, आ जाओ यार। तो हमने अपने जो है वो सब ने अपने अपने जो है स्लाइवा टेस्ट करवाया, और पता चला कि एथनिसिटी कहाँ की है। एक बंदे को इंडियन से इंतहाई नफरत थी, और आप यकीन करें उसके 95 से 96% पेरेंट्स जो है वो इंडियंस थे, वो माइग्रेट करके यहाँ आए होंगे, सीधी बात है। उनकी पूरी जो है ना, मैंने अपना कराया, 80% हमारा जो वो निकला वो फलस्तीन और इसराइल से निकला। फैक्ट है, पठानों का एक कबीला जो है वो कहा जाता है कि यहूदियों का 13 ट्राइब है, ठीक है जी। पठान वो वाहिद कौम है पूरी दुनिया में जिसमें आपको पूरी कौम एक ही मजहब पे मिलेगी। पठानों में नॉन मुस्लिम्स आपको नहीं मिलेंगे, आपको हर बाकी कौम में मिल जाएंगे। उसकी वजह ये कि ये वो कौम थी जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक साथ ऐसा कौम ईमान लाया था। फिर उसके बाद से पता नहीं अल्लाह ने इनके साथ क्या हिसाब किताब रखा है कि इनमें से मुसलमान ही हैं। मैंने नहीं देखा आज तक कोई नॉन मुस्लिम हो। आपको सुन्नी शिया हर किस्म के मसलक के मिल जाएंगे, लेकिन कोई दूसरा मजहब वाला नहीं मिलेगा। बाकी में जो है वो है। तो वो निकला, तो परेशान हो गया। हमने कहा तो हम तो यहूदियों को गालियां देते थे, हमारे अब्बा यहूदी निकले हैं, ठीक है। चलो क्या क्या भाई हमने आउटफ्लो में क्या 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 एक्सक्लूड करना है हमने? सबसे पहले इंटरेस्ट, ये समरी हमारे पास। फिर फ्यूचर ओवरऑलिंग, फिर फ्यूचर ओवरऑलिंग का क्या चीज, आउटफ्लो, और फ्यूचर ओवरऑलिंग का इनफ्लोज भी आपने इग्नोर करना। और सर पास्ट रिसीवेबल्स, ठीक है जी। फिर इसके अलावा आपने बाकी सब कुछ कंसिडर करना है, चाहे वो रिपेयर्स हो वो भी आपने लेने हैं, चाहे वो
वो भी आपने लेना है। आपने डेप्रिसिएशन नहीं लेना, क्यों? डेप्रिसिएशन इज नॉट अ कैश फ्लो, ऐसा ये कैश फ्लो नहीं है। अब आओ मेरे बच्चों, मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, आपने मुझे उसका जवाब निकाल के देना है। डन? बड़े एक से आगे। चलो मेरे बच्चों, ये सॉल्व करना है हमने। मैं इसको रीड कर रहा हूं और तो सुनना। फॉलोइंग आर द एस्टिमेट्स ऑफ कैश फ्लोज फॉर द नेक्स्ट 3 years फॉर अ प्लांट। These cash flows estimates are prepared by a टुच्चा अकाउंटेंट। उससे कैश इनफ्लोज लिए, आउटफ्लोज लिए, पहले दूसरे तीसरे साल में सब में। वो कह रहे कैश इनफ्लोज फर्स्ट ईयर इंक्लूड 70,000 रुपए फॉर विच कंपनी हैज ऑलरेडी बुक्ड रिसीवेबल। हाँ जी, कौन सा रिसीवेबल है ये? इसका मतलब है 6 लाख रुपए में 70,000 रुपए ऐसे शामिल हैं जिसके अगेंस्ट ऑलरेडी एक रिसीवेबल बुक हो चुका था। इसका मतलब ये कौन से कैश फ्लोज हैं? पास्ट के। तो इसमें से हमने क्या करना है? 6 लाख में से। फिर कैश आउटफ्लोज इंक्लूड, इसकी बात कर रहा है 30,000 फॉर विच अ कंपनी हैज ऑलरेडी बुक्ड अ पेबल। क्या करना है? इसको भी माइनस करना है। सर मुझे अब तो मैंने सवाल मूव भी कर दिया, जल्दी से मुझे करके ही दे दो शाम। 8 लाख वैल्यू नहीं आ रही। चलो उसको देख लेते हैं। सर मुझे बताएं, मेरे पास पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल इनफ्लोज कितने जी? ये हो जाएगा 530। फिर 650 का 650 रहेगा और ये 5 लाख ही रहेगा। अब बताओ आउटफ्लोज। सर ये 2,05,000 हो जाएंगे। और भाई किसी नशे ही नहीं, ऐसे तो नहीं कि पूरे लाख रुपए इस 6 में से माइनस कर दिए हैं? ऐसा तो नहीं है ना? एक ही बात नहीं है ना यार। एक आउटफ्लो है, उसको हटाओगे तो तुम्हारे पास नेट इनफ्लो इंक्रीज होगा ना। कितना? ये कितना आ रहा है? 325। फिर प्रेजेंट वैल्यू किस रेट से? 10% से। क्या आ रहा है? 295 330578। कितना? चलो सही है, एक ही बात है। 854 पक्का जी? ऐसा ही है कुछ? कोई मसला, कोई पंचायत नहीं होगी? बड़े हम आगे एक स्टेप। मैं फिर रिपीट कर दूं, इस स्टैंडर्ड में लोग सवाल मुश्किल होने की वजह से फेल नहीं होते हैं। ये जो छोटी छोटी चीजें कि क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है, इसकी नॉलेज ना होने की वजह से फेल होते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, लास्ट टाइम 8 नंबर का सवाल ऐसा था कि जिस बंदे को ये कंटेंट्स याद थे, इसको कैसे अकाउंट फॉर करना है, उसने ये सवाल 5 मिनट में सॉल्व कर लिया होगा। और जिसको नहीं आता 5 घंटे भी लगा दे, बेकार। जी मेरा बच्चा, इम्पेयरमेंट में एक ही एंट्री होती है ना इम्पेयरमेंट, तो आमतौर पर एंट्री इसमें पूछते हैं। ठीक, बढ़े आगे। चलो जी,
चलो चलो चलो, शाबाश, बातें नहीं हो रही है, कोई डिस्कशन नहीं हो रही है। अच्छा जी प्यारे भाई, बोर्ड पर अब मैं आपको कोई नई चीज नहीं सिखाऊंगा, सिर्फ सवालात कराऊंगा। और आपने जो चीजें पढ़ी हैं, 30,000 ऐड नहीं करेंगे। क्यों ऐड करें भाई 30,000 रुपए? अंग्रेजी में जुबान में वो कह रहे हैं कि 2,35,000 रुपयों में 30,000 रुपए पिछले साल के हैं, गलती से शामिल हो गए, तो उसको हटाएंगे ना, ऐड क्यों करेंगे उसको? इस 2,35 में शामिल है। सर ये कहां लिखा है? लिखा है कैश आउटफ्लो इंक्लूड, कैश आउटफ्लोज इंक्लूड, ठीक है, शामिल है इसमें, आपने हटाना है, दोबारा ऐड थोड़ी करेंगे इसके अंदर। सेट है? पेबल्स का मतलब होता है पे करना। हमें पे करने थे, कब पे करने थे? लास्ट ईयर पे करने थे, हमने नहीं पे किए, हमने इस साल पे किए, तो 2,35 में टोटल पेमेंट शामिल है। इसमें 30 कौन सा शामिल है? पुराने शामिल है। एक बंदे को मैं रोज 2,05,000 रुपए पे करता हूं, आज मैंने 2,35,000 पे कर दिए। किसी ने पूछा क्यों? मैंने कहा 30 पुराने, तो पुराने हटाऊंगा या मजीद ऐड करूं उसको? हटाएंगे मजीद ऐड करेंगे? हटाएंगे ना बेटा। कौन सा? ये लास्ट वाले के लिए आपको ना कैलकुलस आना चाहिए, ये तीनों ऐड करेंगे। डिस्काउंट कैसे हुआ ये पूछ लो, ये ना करो भाई। 3,25,000 चूंकि पहले साल रिसीव हो रहा है, डिवाइडेड बाय 1 + 10% डेज टू पावर 1। अच्छा इसको कैसे किया होगा हमने? 4 लाख को 4 लाख डिवाइडेड बाय ऐसा। अच्छा भाई सुनो, दोबारा दोबारा, मैंने आप लोगों को कल एक दिन की छुट्टी दी थी कि आप लोग अपने सारे लेक्चर्स कंप्लीट करके आए ताकि अगली क्लास आपको चीजें समझ आए। और आप यकीन करो मैं अभी बहुत स्लो जा रहा हूँ, जानबूझ के, कि जिन लोगों ने अभी भी लेक्चर नहीं देखे वो एक आध दिन बैठ के टोटल 2-2.5 घंटे का टोटल हिसाब किताब है वो देख लो, ठीक है जी, आप आराम से कवर कर लो, ठीक है जी। बढ़े हम आगे। देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ तुम्हें, मेरे एरिया में ना टेक्निकल चीजें बहुत ज्यादा है, तो साथ साथ चीजें लेके चलो। आकाश का जो एरिया उसमें फॉर्मेट्स बहुत है, वो आप फिर भी मैनेज कर लोगे, क्लास मिस भी कर दी, अगली क्लास में चीजें फिर समझ आ जाएंगी। यहाँ घूम जाओगे, मैं बता रहा हूँ, तो थोड़ी सी एक अच्छी एफर्ट लगानी है, ठीक है ना। मैं आपको उस दिन भी बता चुका हूँ कि 80% लोग इसी पर्टिकुलर जंक्चर पे ही सीए छोड़ देते हैं, नहीं होता क्या, 1 2 3 पास नहीं होता उनसे, ठीक है जी। आप लोग तो ऐसे नहीं हो, ऐसा है कि नहीं? आपको मैं इस वीक में एक और भी छुट्टी दे दूंगा ताकि आप घर बैठ के अब तक के जो 3 लेक्चर्स हुए हैं वो पूरा दिन बैठ के ना आप 3 घंटे का काम कर लो, पूरा दिन बैठ के 3 घंटे का काम, ठीक है। एक छुट्टी मैं आपको और बीच में दे दूंगा, ठीक है, लेकिन मुझे कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। अच्छा 2 आ रहा है, इसको 15 कर लेते हैं। सेट है? चलो जी, हाँ देख लो, बोर्ड में देखो दोस्त, ठीक है जनाब। कैश फ्लोज पर्टेनिंग टू अ प्लांट ओन्ड बाय हुमैस एंड कंपनी लिमिटेड। यहां देखिए, हुमैस का एक प्लांट है जिसके ये 5 कैश फ्लोज है, 15, 16, 17, 18 और 19। आप देखो सारी जगहों पे इनफ्लोज ज्यादा है, आउटफ्लोज कम है, सिवाय अब लोगों को ये देखने में मुश्किल हो रही है कि इनफ्लो ज्यादा कैसे होता है। 1,20,000 आज के जमाने में 54,000 से बढ़ा है, ऐसा? इससे पहले जमाने में क्या होता था मुझे नहीं पता। 1,10,000 51,000 से बढ़ा है, लेकिन जैसे ही हमारी नजर यहाँ गई
हमें नजर आया कि 1,04,000 आ रहे हैं और 2,10,000 जा रहे हैं, तो हमें यहाँ थोड़ा सा खटका हुआ कि यार ये क्या मसला, क्या ऐसा हुआ कि अब पैसे आए सिर्फ 1,04,000 है और जाने कितने 2,10,000, ऐसा क्या करना है। तो हमें नीचे पता चला कि आउटफ्लोज ऑफ 2017 इसकी बात कर रहा है और स्पेसिफिकली आउटफ्लोज की बात कर रहा है, ठीक है। इसमें 1,57,000 फ्यूचर अपग्रेड की कॉस्ट है। क्या फ्यूचर ओवरहॉलिंग है ये? हाँ, उर्दू जुबान में कह रहे हैं अपग्रेड, ठीक है जी। अपग्रेड करने का मतलब है आपने परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए ये काम किया है। क्या फ्यूचर ओवरहॉलिंग हम कंसिडर करते हैं कैश फ्लो। आप फिर आगे देखें, ये काम होने के बाद कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज में एबनॉर्मल गैप आ गया। इनफ्लोज सिग्निफिकेंटली बढ़ गए। इसका क्या रीजन है? इसका भैया 2018 और 19 में एडिशनल इनफ्लोज आए 1,55,000 और 1,70,000 के ड्यू टू ओवरहॉलिंग। अब बताओ हमने क्या करना है? इन कैश फ्लोज को इनफ्लोज में से हटाना। ऐसा है, आप मुझे वैल्यू न्यूज निकाल के शाबाश। ये हाइलाइट्स में हटा ही देता हूँ बेटा, सेट है। नीचे भी हटा दो। हो गया? चलो जी सर, इसको मैं ऐसे करवा रहा हूं कि मैं 2015 को ट्रीट कर रहा हूं ईयर 1, ऐसा। अब मुझे बताओ, मेरे पास करेक्ट इनफ्लोज एक्सक्लूडिंग ऑल इररेलेवेंट कैश फ्लोज 1,20, अब सर 2,60 में से आपको 1,55 हटाने हैं, ऐसा। एक लाख और लास्ट ईयर 299 में से 170 काटने। इसी तरह मेरे पास रेलेवेंट आउटफ्लोज अच्छा, ये 53 ऐसे आया कि आपने 2,10,000 में से 58 और और 17,000। अच्छा, आपने इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है एट 8%। अच्छा यार, मैं क्या इनकी अलग अलग प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं या मैं ये लेवरेज ले लूं कि आप निकाल लो? पक्का ना? 3 चलो सही है यार, 1 रुपए से कोई मौत नहीं आएगी। ऐसे ही है, ऐसे ही है मेरे बच्चों। चलो जी, एक स्टेप और आगे जाते हैं, पढ़े। कर लिया? तुम लोग का रिजल्ट कब आ रहा है? सॉरी, तुम लोग तो रेलेवेंट लोग हैं, 1 नवंबर को। तो तुमने दिया क्या, लॉ वगैरह दिया? बिजनेस लॉ दिया, अच्छा सही। पीआरसी वालों का कब है? 3 तारीख को, ये जो अगले वीक में आ रहा है। अच्छा,
अच्छा जी, ये आईकिया बड़ा जबरदस्त इदारा है। एक ऐसे एग्जाम का रिजल्ट भी जो कि टोटल कंप्यूटराइज्ड है, जिसमें ह्यूमन इनपुट 0 होना चाहिए, उसका रिजल्ट भी पता नहीं 2 हफ्ते रोक के क्यों देता है। ऐसी क्या चीज है जो आपने क्लिक किया होता है, क्या वो उसको वेरीफाई करते हैं कि यहीं पे क्लिक हुआ था या कहीं और हुआ था? क्या रीजन है, मुझे आज तक समझ नहीं आया है। उसी वक्त देना चाहिए यार। एसीसी वाले ऐसे होते हैं ना, वही यहाँ तो धमाका होगा बगैर आवाज के, या आप पास हो जाओगे। ठीक है जी, क्या चीज? मुझे तो लॉजिक समझ नहीं आती यार। नहीं मतलब एक ऐसा पेपर जिसमें कोई आपकी अपनी जो है वो मतलब ऐसी चीज नहीं, इसको जो सब्जेक्टिव हो उसको चेक किया जा सके। सब्जेक्टिव का मतलब है चेक करो सही है या नहीं है। इंग्लिश में है। चलो जी, अरे भाई, आप अंग्रेजों की क्वालिफिकेशन है एसीसीए, अंग्रेजों की क्वालिफिकेशन है सिमा, अंग्रेजों की क्वालिफिकेशन है आईसीएडब्ल्यू, अंग्रेजों की जुबान है इंग्लिश, उन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन में नहीं डाली चीज। हमारे यहाँ पता नहीं क्यों हमने अंग्रेजों के जो है वो चाटने तलवे कि हमने जो है वो अभी तक अंग्रेजी के ऐसे लिखवाने बच्चे से, उसको टेंसेस पढ़ाने, पता नहीं यार किस हिसाब से कोर्स बना। से लाख दर्जा अच्छा है कोई बेसिक कॉस्टिंग का पेपर नीचे डाल देते, ठीक है जी, कोई बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर नीचे। आप एससी में देखो ना, जो नीचे के पेपर्स हैं, नीचे के 5 या 4 पेपर्स हैं, वो सिर्फ अकाउंटिंग और कॉस्टिंग है। वो बच्चे की बेस बनाते हैं, हम बच्चे की पहले अंग्रेजी बिठाते हैं, कोई सेंस ही नहीं बनता। यार देखो, मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं ओमान में एक रिपोर्ट लिख रहा था और मैंने पूरी रिपोर्ट लिखी जिस कंपनी की के इंटरनल ऑडिट का था, पूरी रिपोर्ट लिखी और मैंने जाकर अपने मैनेजर को दिखाई। मैनेजर ने कहा यार आपने बहुत हार्श अल्फाज इस्तेमाल किए। क्या इस्तेमाल किए? बहुत हार्श अल्फाज इस्तेमाल किए, इसको माइल्ड करो, जो जिस पे तुमने तनकीद की उसको रिकमेंडेशन वाली लैंग्वेज में लेके आओ। ऐसा ना, आप यकीन करो, उसके लिए ग्रामर नहीं चाहिए, इसके लिए थोड़ा सेंस चाहिए, थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है जी, ये पोलाइटनेस और तरीका और अपना मकसद अचीव करने के लिए बात को घुमा फिरा के बताना, ये आपको प्रैक्टिस में समझ आती है चीज। ठीक है जी, हमारे टीचर, तो मैं क्लास में बैठा हुआ था, इंग्लिश वो अंग्रेजी पढ़ाते थे, लेटर लिखवा रहे थे, उन्हें कहा लेटर का सब्जेक्ट होना चाहिए इतना डायरेक्ट के लेटर के सब्जेक्ट पढ़ते ही सामने वाले को पता चल जाए कि लेटर में क्या होगा। उसने कहा एक बंदे ने आपके पैसे देने दे ही नहीं, आप क्या लिखोगे? मैंने कहा व्हाट द हेल। ठीक है जी, अब मैंने व्हाट द हेल तो आपके सामने बोला, ठीक है जी, तो नाराज हो गए। मैंने कहा ऐसे थोड़ी होता है यार। मैंने कहा सर आप सिखा दें, ये चीजें सीखने के लिए अगर थोड़ा सा टाइम लगता है, इट टेक्स सेंस। ग्रामर यार सीए में आके तुम उसकी ग्रामर सही करो, ये हो नहीं सकता। 5 क्लास में वोकैबुलरी याद कराते थे, यहां पे वोकैबुलरी याद कराते हैं। पहले टाइम बताइए ना, इससे पहले हमें भी ऐसे डॉक्टर ने कहा आ गया नहीं। मैं पूरा पढ़ाऊंगा, आप दोनों की क्लास ले सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात। सर बोर्ड में देखिएगा दोस्त, यहां देख लें। सर एक चीज है कॉस्ट टू सेल, ये आखिरी चीज है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक बात बताओ, सुनो सुनो और सुनो और सुनो, कॉस्ट टू सेल, कॉस्ट टू सेल एक चीज आपने पढ़ी थी कि किसी एसेट को बेचने जाते हो तो फेयर वैल्यू में बिकता हो, लेकिन उसको बेचने के लिए कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कॉस्ट टू सेल क्या है? वो लाजमी खर्चे, वो लाजमी खर्चे जो आपको एसेट को बेचने के लिए करने हैं। कौन से खर्चे? वो लाजमी खर्चे जो आपने एसेट को बेचने के लिए करने। प्लीज मेरे बच्चों बोर्ड में देखना, कॉस्ट टू सेल। मिसाल के तौर पर सर ये हमारा से फैक्ट्री है, ये हमारी फैक्ट्री है, हमारे पास यहाँ मौजूद है एक मशीन, हम इसको बेचेंगे मार्केट ले जाते, हमने इसको यहां से उठाना, कहां लेके जाना है? मार्केट तक लेके जाना है।
मार्केट तक ले जाके बेचने पे जितने खर्चे होंगे वो क्या कहलाएंगे? कॉस्ट टू सेल। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ सर, कॉस्ट टू सेल में क्या आना चाहिए? वेरी गुड सर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। आप यकीन करो ये आगे जाके मैं कटवा दूंगा, ठीक है, बता रहा हूं, अभी तो सिर्फ अज्यूम करो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। क्यों? सीधी सी बात है सर, यहाँ से आप उसको लोड करेंगे, ट्रक पे ट्रक से लेके जाएंगे मशीन को वहां तक, और वहां जाके बेचेंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन का तो खर्चा आएगा ही आएगा, ऐसा। अब अज्यूम करो वहां पहुंचते हैं, एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं, हम वहां पहुंचते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जी जिस बंदे को आपने बेचना है ना इस एसेट को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है कि आप इसका प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट बनवाएं। क्या बनवाएं? तो हमने क्या किया, एक डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस पे की, क्या प्रॉपर इनवॉइसिंग हो जाए, प्रॉपर एग्रीमेंट हो जाए, ये ना बाद में बंदा कहे भाई मैंने पैसे पूरे दे दिए, कम दिए, ज्यादा दिए, एसेट मुझे ये वाला बताया गया था, दिया दूसरे वाला। तो हम सारी चीजें क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंट में लिख देते हैं। तो सर डॉक्यूमेंट हम बनवाएंगे किससे? किसी लीगल एडवाइजर से बनवाएंगे, या किसी ऐसे बंदे से बनवाएंगे जो इस तरह के मामला डील करता हो। एसेट पहुंच गया मार्केट तक, डॉक्यूमेंट भी बन गया, सेल डीड भी बन गई। अब ना 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 आराम आराम से लेके चलते हैं सर। फिर हमने क्या किया, ये सेल डीड हमने अपने लीगल एडवाइजर को जाके दिखाई, जो हमारा लॉयर था। हमने कहा चेक करो इसमें कोई मसला तो नहीं है। सर उसने क्या किया, मुझे वेटिंग करके दे दी। वेटिंग का मतलब साइटेशन देख लो यार, इसमें कोई मसला तो नहीं है। सर उससे मुझसे इसके लीगल चार्जेस ले लिए। क्या ले लिए? मैंने ट्रक पे एक एसेट डाला, ले गया मार्केट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे की, एक डॉक्यूमेंट बनवाया बेचने के लिए, सेल डीड, उस पे खर्चा आया, डॉक्यूमेंट ले जाके मैंने अपने लीगल एडवाइजर को दिखाया, उसने देखा, उसने कहा हाँ भाई बिल्कुल सही बनी है, इसमें आपके राइट्स सलब नहीं होंगे। क्या मतलब? कोई जमीन बेचते हो ना, डीड बनवाते हो, किसको दिखाते हो? अपने लॉयर को दिखाते। खरीदते हो, एक बंदे से मैंने एक घर खरीदा, ये मतलब अपनी जिंदगी का प्रैक्टिकल वाकया बता, घर खरीदा मैंने, उसने मुझे डॉक्यूमेंट दे दिया, भाई ये डॉक्यूमेंट है, ये फलाना डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट, तो बिल्कुल सही है। हम खुश, वाह भाई वाह, किसी ब्रोकर को इन्वॉल्व नहीं किया, और माशाल्लाह यार हमने देखो घर भी ले लिया। ब्रोकर को इन्वॉल्व करते तो 4-5 लाख रुपए देने पड़ते उसको। तो शाम में एक दोस्त ने मुझे कहा यार ये जो तेरे पास डॉक्यूमेंट्स पड़े दिखाए मैंने उसको, दोस्त है लॉयर है, उससे कहा इसमें डॉक्यूमेंट में ना ये डॉक्यूमेंट्स कम है। मैंने कहा क्यों? उससे कहा उसने आपको ना घर को बेचने की डीड नहीं दी है, पावर ऑफ अटॉर्नी आपको ट्रांसफर की। क्या ट्रांसफर किया? तो मैंने कहा पावर ऑफ अटॉर्नी। उसने कहा सर ये घर आज भी उसी का ही है, लेकिन इस घर के ऊपर सारे राइट्स आप उसके बिहाफ पे क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो मैंने कहा भाई बाय डिफॉल्ट में मालिक हुआ ना? उसने कहा नहीं, कल वो मरेगा, उसके वारसीन खड़े हो जाएंगे, और फिर ये पावर ऑफ अटॉर्नी कोर्ट में चैलेंज हो सकती है। अब मुझे समझ आया कि नहीं यार, आइंदा के बाद कोई भी बड़ा एसेट खरीदना बेचना हो तो आप क्या करो, उसके डॉक्यूमेंट्स किसी अच्छे लीगल एडवाइजर को, वकील को दिखाया जरूर करो, ताकि उसमें यह पता चले कि कहीं आपके राइट्स, आपके जो वो है सर, वो बाद में जाके खराब ना हो जाए। तो मैंने सर फिर उस बंदे को पकड़ा जिससे मैंने घर खरीदा था। मैंने कहा ये क्या बगैरती है? उसने कहा सर अगर आप सेल डीड बनवाएंगे तो मुझे जो है ना वो 7-8 लाख रुपए देने पड़ेंगे, आपको भी 7-8 लाख देने पड़ेंगे। मैंने कहा वो किस चीज के? उसने कहा सर वो होंगे रजिस्ट्रेशन चार्जेस। पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर नहीं होती, आपको सेल डीड क्या करनी पड़ती है? क्योंकि सेल डीड में ओनर ट्रांसफर हो रहा होता है। तो मैंने कहा ये करो ना भाई। अब इसका मतलब है और कौन से चार्जेस हैं? रजिस्ट्रेशन चार्जेस। पहला चार्ज क्या था? एसेट को उठा के बाजार तक लेके जाना, फिर सर वो डॉक्यूमेंट बनवाना, सेल डीड, फिर अपने लॉयर को जाके दिखाना ये डीड सही बनी है नहीं बनी है, फिर सर रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी पे करना। ये सारी चीजें पे कर दी। इन सारी चीजों में आपको 2 लोग हेल्प कर रहे थे। एक था अब्दुल कुद्दूस, तो बेच रहा है, चलो। एक था वेणुगोपाल, एक था ये, ठीक है, 2 लोग हैं सर। तो आपको हेल्प कर रहे हैं वेणुगोपाल और अय्यर, ठीक है। अब और सुनो, ये वेणुगोपाल आपका एम्प्लॉय है। क्या? बबीता जी ने कहा था आप जैसे ही वेणुगोपाल का नाम लेंगे हमारा बेटा क्लास में से आवाज जरूर देगा।
जाने दे भाई। अच्छा यहाँ देखिए, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। मैं पढ़ा, मैंने मुझे पढ़ाने दिया। अच्छा चलो, तो वीडियो का बाद आपका अपना एम्प्लॉई है और जो अय्यर साहब है ये एक बाहर के बंदे हैं। ये दोनों आपको हेल्प कर रहे थे। आपने दोनों को जेब से 10-10 हजार रुपए निकाल के दे दिए। दोनों को आपने जेब से 10-10 हजार रुपए निकाल के दे दिए। दोनों को आपने कहा ये तुम्हारी ब्रोकरेज है। एक आपका इंटरनल ब्रोकर है, एक आपका एक्सटर्नल। मुझे एक बात बताओ, इसमें कॉस्ट टू सेल में कौन सी ब्रोकरेज काउंट होगी और कौन सी नहीं होगी? सर एक्सटर्नल तो होगी होगी, क्योंकि आपने ये दिया ही है सर, इस वजह से कि आप बेच रहे हो तो आपको देने पड़े। इंटरनल, घर के बच्चे को आपने पैसे दिए हैं सर, ये भी काउंट होगा। सुनो 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 सुनो, मैं पूछ रहा हूँ कॉस्ट टू सेल वो खर्चा है जो एसेट को बेचने के लिए जरूरी था। आप अपने आप से पूछें कि अगर ये सेल नहीं होती तो क्या आप इस बंदे को जो आपका इंटरनल ब्रोकर है ये पैसे देते? नहीं देते। आपने सेल की वजह से उसको ये दिए। व्हाट इफ के सर मैं उसको ये पैसे वैसे ही देता, उसी तनख्वाहें, चाहे वो काम करे या ना करे, तो सर फिर मैं उसको एक्सक्लूड कर देता, इसको इंक्लूड। अब बताओ सर आपको कौन सी ब्रोकरेज लेनी है? एक्सटर्नल तो लेनी है। इंटरनल जब लेनी है जब वो इंक्रीमेंटल हो। क्या इंक्रीमेंटल का मतलब? सर अगर ये काम ना करे तो ये पैसे नहीं मिलेंगे, और अगर ये काम करे तो पैसे। आप बताओ सर कॉस्ट टू सेल में कौन कौन सी चीजें आ गई? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, लीगल चार्जेस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, इंक्रीमेंटल ब्रोकरेज पेड टू इंटरनल एम्प्लॉय और ब्रोकरेज पेड टू एक्सटर्नल ब्रोकर। ऐसा ये बात समझ आती? अब आपने जब एसेट बेच दिया, ये मैं हूं सर, ये जब एसेट बेच के मैं रस्ते से घर आ रहा था तो सब बातें कर रहे थे, इन्होंने अपना सबसे बड़ा एसेट बेच दिया, अब क्या करेंगे ये, अब क्या करेंगे ये, अब अभी लोग क्या करेंगे, कंपनी तबाह हो गई, बेड़ा गर्क हो गया। मैंने कहा अच्छा, मैं पहुंचा अपनी फैक्ट्री पे, मैंने एक ऐड दे दिया। हमने एक ऐड दिया, हमने उसमें लिखा कि हमने अपने सारे बेकार एसेट्स बेच दिए और जो पैसा है उससे हम अच्छे एसेट्स खरीदने वाले, और इंशाअल्लाह ताला हम आने वाले दिनों में ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करेंगे एज कम्पेयर टू पास्ट। ये हमने ऐड देना शुरू कर दिए ताकि लोगों में जो एक एंजाइटी क्रिएट हो रही है कि इनका तो सबसे मेन एसेट ही बिक गया। तो हमने क्या किया, अपनी इमेज को रिस्टोर करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए क्या किया, एडवर्टाइजमेंट की। सर मुझे बताएं क्या ये एडवर्टाइजमेंट लाजमी थी? क्या एसेट को बेचने के लिए लाजमी? नहीं सर, इसको क्या करना चाहिए? नहीं इंक्लूड करना चाहिए, ये एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इंक्लूड नहीं हो। अच्छा, ये जो मशीन थी आपने ले जाके बेची थी, इस पे एक बंदा काम करता था, इसका नाम था राजा शेखर, ठीक है? नहीं, चिन्ना स्वामी है, जो भी नाम था। ये बंदा काम करता था इस एसेट में। ये एसेट चलता था उल्टे हाथ से। किससे? उल्टे हाथ से। ये एसेट तो बिक गया, अब आपने एक नया एसेट ले आया इसकी जगह, ये चलता सीधे हाथ से। अब इस राजा शेखर को आपने क्या करना है? रीट्रेन करना है। क्या करना है? रीट्रेन करना है। क्यों? इस सेहत पे बेटा तू अफोर्ड नहीं कर सकता है। अब बताओ, राजा शेखर जो है वो एक एम्प्लॉय था, ये मशीन इस्तेमाल करता था। अब उसकी स्किल थी पुरानी मशीन चलाने की, नई मशीन आ गई है। अब हम क्या कर सकते? या तो राजा शेखर को निकाल दें या क्या करें? सर इसको रीट्रेन करना पड़ेगा। क्या ये रीट्रेनिंग कॉस्ट पुरानी मशीन को बेचने के लिए जरूरी है? नहीं सर, ये तो नई मशीन से ट्रेन करते हैं, पुरानी के लिए जरूरी नहीं है। ऐसा सर, तो बताओ तो कौन कौन सी कॉस्ट हमने देखी है जो कॉस्ट टू सेल में जरूरी नहीं है? एडवर्टाइजिंग कॉस्ट और सर हमारे पास रीट्रेनिंग कॉस्ट। ऐसा? अब सुनो, गौर से सुनो सर, हमारी जो मशीन पड़ी थी ना, वो कंपनी में ऐसी जगह पड़ी थी, इसके आसपास और मशीनें भी पड़ी थी, ठीक है जी। जब ये वाली मशीन निकल गई तो जगह क्या हो गई? खाली हो गई। हमने एक नई मशीन ला के रखी और बाकी मशीनों को थोड़ा सा एडजस्ट किया, इसको कहते हैं रीऑर्गेनाइजेशन। क्या किया हमने? किसको रीऑर्गेनाइज किया?
अपनी बाकी की प्रोडक्शन फैसिलिटीज को, वो एसेट तो निकल गया ना, अपनी बाकी की प्रोडक्शन फैसिलिटीज को रीऑर्गेनाइज किया, इस पे भी कुछ खर्चा आया। क्या ये कॉस्ट टू सेल में आना चाहिए? नहीं सर, क्योंकि जरूरी खर्चा थोड़ी एसेट को बेचने के लिए जरूरी थोड़ी, ये तो बेचने के बाद आप अपने स्पेस का सही यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। अब बताओ, मैंने आपके सामने एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल रखी है, मुझे बताओ क्या क्या चीज वैल्यू न्यूज सॉरी कॉस्ट टू सेल में आएगी और क्या क्या नहीं आएगी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यस आएगी सर, जरूरी खर्चा है। डॉक्यूमेंटेशन जरूरी खर्चा है, लीगल चार्जेस जरूरी खर्चा है, रजिस्ट्रेशन के बगैर काम नहीं होगा। ब्रोकरेज जरूरी खर्चा है, चाहे बाहर वाले को दो, इंटरनल को दो, अगर इंक्रीमेंटल दे दो। सर रीट्रेनिंग कॉस्ट नहीं आएगी, रीऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट, इमेज को रिस्टोर करने की कॉस्ट नहीं आएगी। कैसा है? अब अगर मैं आपको कुछ कॉस्ट दूं तो आप उसमें से कॉस्ट टू सेल पहचान लोगे। रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये कि आपने एक एसेट कंपनी में से निकाला, अब बाकी एसेट्स को आपने क्या किया, थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया, इसमें खर्चा आ गया, तो ये खर्चा आपने कॉस्ट टू सेल में नहीं लेना। क्यों? ये एसेट को बेचने के लिए जरूरी नहीं, तो आपने अपनी स्पेस यूटिलाइज करने के लिए एडजस्ट के लिए। देखो मिसाल के तौर पर तुम मेरी कंपनी में काम करते हो, हमने तुम्हें एक टारगेट दिया है कि कस्टमर घेर के लाओ, तुम्हें तनख्वाह मिलेगी। कस्टमर घेर के लाओ या ना लाओ, तुम्हें तनख्वाह मिलती रहेगी, ये इंक्रीमेंटल नहीं। हर कस्टमर घेर के लाने में 5000 मिलेंगे, ये क्या है? ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। तो अगर आप अपने एम्प्लॉय को पैसे दे रहे हो इस काम के, तो आपने इसको कॉस्ट टू सेल फिक्स कमीशन। फिक्स कमीशन नाम की कोई चीज नहीं होती, या तो कमीशन होता है या सैलरी होती है। अगर आप उसको रखते तो फिर इंक्रीमेंटल, क्योंकि अगर सेल नहीं करता तो पैसे नहीं देते जी। रीट्रेनिंग, ये एक बंदा था जो पुराना एसेट चला सकता था, पुराना एसेट में उल्टे हाथ से काम होता था। अब नया एसेट आ गया, दूसरी साइड में मशीन लगी हुई है, उसको नहीं आता, इसको रीट्रेन करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये रीट्रेनिंग कॉस्ट नहीं आएगी जी बेटा। वो है अगर बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट जरूरी है, उसके बगैर नहीं होता काम, आमतौर पे एडवर्टाइजमेंट करना पड़ती है, फिर आएगी जी। अगर ये एडवर्टाइजमेंट आमतौर पे उस जगह का कस्टम है, जिस जगह आप एसेट बेच रहे हो वहां ऐसा ही होता है, तो फिर आप ले लो। ठीक है ना, बस अपने आप से पूछते रहो कि इस इलाके में एसेट बेचने के लिए क्या जरूरी खर्चे हो। अगर वो जरूरी नहीं निकलता तो आप उसको इग्नोर कर दो। क्या चीज? नहीं नहीं, देखो एग्जामिनर कोई ऐसी चीज नहीं पूछेगा जिसका जवाब वो खुद भी ना दे सके। ठीक है जी, इंक्रीमेंटल वाली बात दोबारा बता रहा हूं सर। यहाँ हमने एक एम्प्लॉय रखा हुआ है एआरटीटी में, जो एआरटीटी में मैंने एक बाबा बैठते थे, देखा बाबा बैठते थे, वो जो आता था उसको वही बैठे बैठाए ऑडी और रेंज रोवर उसके सपने दिखा देता था कि जैसे तुम सीए करोगे ये सब चीजें तुम्हें मिलेंगी। और हम उस बंदे को पे करते थे 5000 रुपए पर बच्चा पर सक्सेसफुल एडमिशन क्लोज, मिसाल देना, ऐसा करते नहीं थे। अब मुझे एक बात बताओ सर, वो बंदा तो वहां पे उसको ये यकीन दिला देता था कि अगर तुम सीए कर लो यंग एज में और थोड़ा सा और मेहनत कर लो तो बिपाशा बासु से तुम्हारी शादी हो जाएगी। अब वो बच्चा सर राजी भी हो जाता था। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताएं सर, उसको जो हम पैसे दे रहे हैं, क्या ये तनख्वाहदार बंदा है जिसको हम पैसे दे रहे? नहीं सर, इसको हर सक्सेसफुल एडमिशन में 5000 दे रहे हैं। और इसके हम उसको एक फिक्स सैलरी देते कि 1 लाख रुपए आपको देंगे चाहे आप, तो याद रखिए सर वो काम ही नहीं करता था, वो बैठा रहता, लोग आते उसको पम्फलेट पकड़ा देता, खुद देखो जाओ ऐसा। तो सर अगर एक बंदे को आप सैलरी दे दो और वो कोई एडमिशन करके दे रहा है तो उसको आप इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं दे दो, लेकिन अगर वो हर सक्सेसफुल एडमिशन पे आपसे पैसे ले रहे तो ये क्या है? तो यहाँ कौन सा रोकने जाएगा? जो इंक्रीमेंटल नेचर है, यानी सर अगर आप ये काम से ना करवाते तो पैसे ना दो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। चलो जी, हमारी क्लास थी कितने बजे? चलो जी, हमने 4 मिनट ऊपर ले लिए, थैंक यू वेरी मच। अपनी इमेज रिस्टोर करने के लिए अगर एआरटीटी का बड़ा कैंपस छोड़ के किसी छोटे कैंपस में चला तो लोग क्या सोचेंगे? बच्चे कम हो गए, हम उसके बाद ऐड दें
छोटा कैंपस इसलिए के लिए हमने ऑनलाइन शुरू कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये अपने इमेज को क्या कहते हैं, एक्सपेंस आउट हो गई, जब होगा तब